8 नवंबर 2024 करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं और पहले टॉपिक का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हुई है। अच्छा बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमने आपको ये पढ़ाया था कि जब किसी वायर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करंट की फॉर्म में जब होता है तो इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी होती है उस एवरेज वेलोसिटी को हम लोग कह देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई एम नेवी। इसमें जो v है इट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। e कांस्टेंट है, एलिमेंट्री चार्ज। n होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और ये हर मटेरियल के लिए डिफरेंट होते हैं, कॉपर के लिए कुछ और, वगैरह वगैरह। i करंट है। जहां लिखा है एरिया, इस एरिया की जगह ज़्यादातर क्वेश्चंस में हमने देखा है कि डायमीटर दिया हुआ होता है तो डायमीटर की फॉर्म में फॉर्मूला बन जाता है पाई d² अपॉन 4। फिर हमने ये भी नोट किया है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस में करंट एक ही शुरू से आखिर तक फ्लो कर रहा होता है, करंट सेम होता है, वायर का मटेरियल सेम होता है, ई तो होता ही कांस्टेंट है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायमीटर स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर करंट सेम ना हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये बातें बेटा लास्ट क्लास में मैं करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, ये 7 तक करा चुका हूँ। आज की क्लास में ये हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है सर? इस क्वेश्चन में हो ये रहा है, खुद क्वेश्चन में बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अराउंड द सर्किट। यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं और एक मेटल की प्लेट में से होते हुए जा रहे हैं, जो बीच में उन्होंने बनाई हुई है, ये मेटल की प्लेट है। इस मेटल की प्लेट में से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हुए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन बेटा ये है कि जब ये इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं तो इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, उन इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एवरेज है, बताइए वो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है या इंक्रीज हो रही होती है? तो इसका आंसर ये है कि सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायमीटर स्क्वायर के साथ इनवर्सली, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया के साथ इनवर्सली। सर शुरू में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, इस कोने पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। सर अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो रहा होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी। तो पूरी बात ये बनी कि जब इलेक्ट्रॉन बड़े एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से छोटे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की इंक्रीज होती है राइट से लेफ्ट जाते हुए। ठीक है जब, अच्छा बेटा नंबर डेंसिटी तो कांस्टेंट होती है, इसका तो इंक्रीज डिक्रीज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जिस बात में इंक्रीज डिक्रीज हो सकता था उसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बीटा। इसका राइट आंसर होगा बीटा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से एंटर हुए तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो रहा है। सर एरिया डिक्रीज हो रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। सर इस क्वेश्चन नंबर 9 में यूजुअली हमें लगता है कि जो करंट होता है वो जिस डायरेक्शन में लेंथ ज़्यादा होती है उस डायरेक्शन में फ्लो करवा रहे होते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने कह दिया है कि नहीं जनाब, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा, ये वाली जो डायमेंशन है जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, इट इज एरिया। इट इज एरिया। हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन में एरिया चाहिए होता है, लेंथ से हमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो अब अगर हम आपसे पूछें कि बताइए ये जो रेड वाला पोर्शन है इसका एरिया क्या होगा,
तो सर ये लेंथ है y और ये इसकी हाइट है x। हाइट x है और जो ये वाली डायमेंशन है हॉरिजेंटल डायमेंशन इट इज y। तो इस कंडीशन में इसका एरिया बन जाता है x इंटू वाई। और अगर x इंटू वाई बन गया तो क्वेश्चन में करंट पूछ रहे हैं, तो करंट का फॉर्मूला में साफ नजर आ रहा है ई एन वी एक्स वाई। इसमें जो की वर्ड है वो एक्स वाई है, बाकी सारी चीजें तो सब में कांस्टेंट है। तो खैर ई एन वी एक्स वाई, इसका आंसर हो गया बी। सिर्फ काम की बात ये कि जो एरिया है वो एरिया आप ये वाला लोगे क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। आगे चलते हैं जनाब, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं कि किसी वायर से जिसकी रेजिस्टेंस 5.6 है, जिसका वोल्टेज 9 वोल्ट है, तो रेजिस्टेंस और वोल्टेज से बेटा पहले निकालोगे करंट। करंट होगा V अपॉन R। और अब करंट आ जाए तो वो पूछ रहे हैं हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कैलकुलेट करना हो तो फॉर्मूला होता है एन ई, चार्ज होता है एन ई डिवाइडेड बाय आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। वी और आर की बेटा मैंने वैल्यूज ऐसी लिखी है। आपने कैलकुलेट करना है एन, स्मॉल ई कांस्टेंट होता है, नीचे लिखा हुआ होता है टाइम, एन ई अपॉन टाइम। टाइम दिया हुआ है 1 मिनट, तो बेटा 1 मिनट का मतलब आप टाइम की जगह लिखोगे 60 सेकेंड्स। टाइम की जगह लिखोगे 60 सेकेंड्स। तो V अपॉन आर से निकालोगे करंट, उस करंट को 60 से मल्टीप्लाई और E से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है सी। अगर आप होमवर्क करें, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्लास के बाद होमवर्क करते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए अगर आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ जाएगा सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में एक वायर है और इस वायर का हमें साफ नजर आ रहा है कि इस जगह पर एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, इस जगह पर एरिया क्रॉस सेक्शन कम है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में तो डिफरेंस आएगा, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर करंट का एक रास्ता है, एक ही रास्ता है, तो याद रखिएगा सर, अगर करंट का रास्ता एक होगा तो सब जगह करंट सेम होगा, सब जगह करंट सेम होगा। तो क्वेश्चन ये है कि जब इसमें से मैं करंट पास करा रहा हूँ, लिखा हुआ है कांस्टेंट करंट है, तो चार्ज Q टाइम t में इस पॉइंट R पर मौजूद है। इस पॉइंट R पर चार्ज Q पास कर रहा है। क्वेश्चन है कि जब ये पॉइंट S पर करंट पहुंचेगा तो अब बताइए चार्ज कितना होगा। तो सर सिंपल सी बात है कि चार्ज I इंटू टी है, ठीक है। सर करंट शुरू से आखिर तक सेम है, टाइम क्वेश्चन में खुद लिख के दे रहे हैं सेम टाइम में। सर अब करंट भी सेम है, टाइम भी सेम है, तो चार्ज थोड़ी बदल जाएगा। तो चार्ज भी जितना पोजीशन Q पर है उतना ही चार्ज Q पोजीशन S से पास कर रहा होगा इन द सेम टाइम। तो करंट का एक रास्ता, इसलिए सब जगह करंट की वैल्यू सेम। और अब करंट की वैल्यू सेम होगी तो सब जगह चार्ज की वैल्यू भी सेम टाइम में उतनी ही पास कर रही होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में फर्क आ जाता है, बाकी सारी चीजें सीरीज के अंदर सेम रहती है। उसके बाद जो हेडिंग है इट इज क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन नंबर 12 को करने के लिए हम लोग फिजिक्स की मुश्किल लैंग्वेज में एक टर्म यूज करते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सर ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है? भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि चार्ज को Q से डिनोट करते हैं क्योंकि चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। और ये जो क्वांटाइज्ड चार्ज है ये हमेशा एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज आपको पता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, खुद सोचिए एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज 2 टाइम होगा, तीन इलेक्ट्रॉन का चार्ज 3 टाइम होगा, फोर इलेक्ट्रॉन का चार्ज 4 टाइम होगा, एन इलेक्ट्रॉन्स का टाइम एन ई होगा। तो ये जो फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि चार्ज एन ई होता है, चार्ज एन ई होता है, इसको मुश्किल लैंग्वेज में बोलते हैं चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब किसी भी बॉडी का चार्ज हमेशा
इस नंबर का मल्टीपल होगा, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 6 टाइम मल्टीपल होगा, होल मल्टीपल। तो खुद सोचिए 16 के टेबल में 4 यानी 1.6 के टेबल में 4.8 आता है। यस, तो ये चार्ज पॉसिबल है, हमें नॉट पॉसिबल चाहिए, हमें नॉट पॉसिबल चार्ज चाहिए। ठीक है जनाब, 1.6 के टेबल में 1.6 आता है। यस आता है। 1.6 के टेबल में 3.2 आता है। यस आता है। 1.6 के टेबल में 4.0 आता है। नहीं आता सर, नहीं आता। और जो नहीं आता इट इज नॉट पॉसिबल, और क्वेश्चन में हमें नॉट पॉसिबल ही सर्च था। ठीक, अपनी बात को दोबारा रिपीट करूंगा और अपनी बात को रिपीट करके फिर हम आगे जाना चाहेंगे। हेडिंग है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है? सर किसी भी बॉडी का चार्ज, किसी भी आयन पार्टिकल का चार्ज हमेशा एलिमेंट्री चार्ज का इंटीग्रल प्रोडक्ट होता है। 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम। जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से एक निकलेगा, दो निकलेंगे, तीन निकलेंगे, 10 निकलेंगे, 1000 निकलेंगे, करोड़ निकलेंगे, पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकते कि 1.5 इलेक्ट्रॉन, पौने 2 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन। सर ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन नंबर कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकता। तो खैर इसका आंसर डी है कि हमेशा चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, चार्ज हमेशा बेटा क्वांटाइज्ड होता है। उसके बाद और आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 13। वही फॉर्मूला दिया हुआ है, आई एम नेवी या आई एम नकवी। कह रहे जनाब इसमें से कौन सी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है? तो जरा सुनिएगा, एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, सही बात है। और अगर उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दें भाई, तो वॉल्यूम में से एरिया में से एरिया कट जाएगा, बाकी बचेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ, ये भी सही है। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इसको आपने ए से मल्टीप्लाई करा दिया। सर अब आप ए से मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो ए से ए कट जाएगा, तो आप देख लीजिए ये चीज बन गई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ। तो ये भी बात समझ में आ रही है, कोई बहुत मुश्किल बात मैं नहीं बोल रहा। क्यू, स्मॉल क्यू, सर स्मॉल क्यू होता है चार्ज ऑफ ईच पार्टिकल, सही बात है। हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज, हर चार्ज पार्टिकल को क्यू लेते हैं। लेकिन कितनी अजीब सी बात आपको सुनने में लगेगी कि v is not drift velocity of each charge carrier, v is not drift velocity of each charge carrier। हर चार्ज कैरियर की ड्रिफ्ट वेलोसिटी v नहीं होती। सर ये वाला जो v होता है ना, दिस v इज एवरेज वैल्यू, और एवरेज वैल्यू का मतलब ही यही होता है कि किसी की वेलोसिटी कम होगी, किसी की वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो ईच का लफ्ज फेल कर देता है v को फेल कर देता है। अगर वो लिखता ना v इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ईच चार्ज कैरियर, फिर भी ये गलत था, फिर भी ये नॉट करेक्ट था। तो याद रखिएगा कि ये हर पार्टिकल की ड्रिफ्ट वेलोसिटी v नहीं होती, बल्कि ये होती है एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये होती है एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज वैल्यू होती है। अच्छा जी, और आगे चलें। क्वेश्चन है कूलम को डिफाइन करना है, कूलम को डिफाइन करना है। बेटा जब कभी कूलम को डिफाइन करना हो तो बिल्कुल बेसिक फार्मूले पे जाइए कि कूलम होता है करंट इनटू टाइम। करंट की यूनिट होती है एम्पेयर, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो कूलम को डिफाइन करने के लिए जरूरत होती है एम्पेयर और सेकंड की। कूलम को डिफाइन करने के लिए जरूरत होती है एम्पेयर और सेकंड की। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। किसी वायर का करंट 5 एम्पेयर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको दी हुई है। अच्छा जी, दोबारा देखिए, आई एम ने वी। इस पूरे क्वेश्चन में नहीं बता रहे कि हम तार बदल रहे, नहीं बल्कि सर लिखा हुआ है पहला तार भी कॉपर का है, दूसरा तार भी कॉपर का है, पहला तार भी कॉपर का है, दूसरा तार भी कॉपर का है। आपको पता है दोनों तार सेम मटेरियल के हैं, तो सेम को काटो, एन कट गया, ई तो सर हमेशा ही कट जाता है। जहां लिखा हुआ है एरिया, सर इस क्वेश्चन में बातें हो रही है डायमीटर को लेके, डायमीटर को लेके बातें हो रही है, तो फार्मूला होता है पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। और मैंने जो सिखाया है सेम को काटो, तो पाई और 4 भी कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा इक्वेशन मैंने सिंप्लीफाई कर ली, और इक्वेशन हो गई आई इज इक्वल टू डी स्क्वायर बी।
ये मैंने इक्वेशन आसान करने की कोशिश की है। सेम को काटो, कह रहे हैं 5 एम्पियर का करंट, करंट की जगह बेटा लिखो 5, करंट को मैंने लिखा 5, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी 8 एक्सपोनेंट माइनस 4, डायमीटर के बारे में कुछ भी नहीं बोला। ये बात हो रही है पहले वायर की, ये बात हो रही है पहले वायर की। कोई पहला वायर है, उस पहले वायर में से करंट 5 एम्पियर पास हो रहे हैं। पहले वायर की ड्रिफ्ट वेलोसिटी 8 एक्सपोनेंट माइनस 10 है। डायमीटर के बारे में कुछ बताया नहीं। अब कह रहे हैं मेरे पास एक दूसरा वायर है। सुनो बेटा, मेरे पास एक दूसरा वायर है, उस दूसरा वायर जो कि कॉपर का ही है, सर इसका डायमीटर ट्वाइस है। सर डायमीटर ट्वाइस है, तो डायमीटर को बेटा मैंने कर दिया ट्वाइस। दूसरे वायर का करंट 10 एम्पियर है। सर करंट 10 एम्पियर है। दूसरे वायर की ड्रिफ्ट वेलोसिटी मालूम करनी है। सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी मालूम करनी है। तो ये जो मैंने इक्वेशन बनाई ये पहले तार के लिए, सर ये जो इक्वेशन आपने बनाई ये दूसरे तार के लिए। भाई दोनों को डिवाइड कर दो। जब आप दोनों को डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पे सर 5 नीचे आ जाएगा, डी नीचे आ जाएगा और ये नंबर नीचे आ जाएगा। अब आप सिंप्लीफाई करने बेटा, सिंप्लीफाई करने में डायमीटर स्क्वायर से डायमीटर स्क्वायर कट जाएगा। 5 वन दा 5, 5 टू दा 10। ठीक है जनाब। अब आप देखिए ये बेटा 2 ऐसे ही रहेगा, 2 ऐसे ही रहेगा। जरा इसको देख के बताइएगा बेटा, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बिकम्स 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 टू ज़ा 8, 4 टू ज़ा 8। आप कैलकुलेटर से कीजिएगा, मैं बगैर कैलकुलेटर के लेके बैठ गया हूँ। ये 2 डिवाइड है बेटा, 2 वन आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब 2 वन आगे मल्टीप्लाई होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी 4 एक्सपोनेंट माइनस 4, 4 एक्सपोनेंट माइनस 4। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी 4 एक्सपोनेंट माइनस 4। तो बेटा मैंने दो इक्वेशंस बनाई, दो इक्वेशंस बनाकर उनको प्रॉपरली मैंने सॉल्व किया, दो इक्वेशंस को मैंने बनाकर प्रॉपरली सॉल्व किया। इसके अलावा एक दूसरे मेथड से भी मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, जिसमें मैं कहूँगा देखो भाई करंट डबल हो गया है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल हो गई होगी। तो इस तरह से भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात वो बच्चे कैच नहीं कर पाते। तो मुझे यही बेहतर लग रहा है कि पहली कंडीशन से पहली इक्वेशन बनाओ, दूसरी कंडीशन से दूसरी इक्वेशन बनाओ, फिर दोनों को डिवाइड कर दो। जब आप दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपको जो अननोन चीज होगी ना वो खुद ब खुद मिल जाएगी। उसके बाद पूछ रहे हैं बताइए इस फॉर्मूले में v क्या है। सर v का नाम है एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। v क्या है? सर v का नाम है एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो राइट आंसर इज ए। बेटा एमसीक्यूज थोड़ा तेज तेज ही भागते हैं, वरना पूरी क्लास में दो सवाल हो पाएंगे। पूरी क्लास में बेटा वरना दो सवाल हो पाएंगे अगर आराम आराम से कर रहे हो, तो थोड़ा तेज ही भागना होता है। स्मॉल एन क्या होता है? सर स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है जी। सर ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम से क्या फर्क पड़ जाएगा? सर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का तो मतलब होगा कि पूरी मेटल के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है। टोटल के बजाय उन्होंने टर्म यूज की है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस जरा पकड़ने की कोशिश करना कि करंट फ्री इलेक्ट्रॉन से होता है, सारे इलेक्ट्रॉन से नहीं होता। आपको याद है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एटम के साथ बाउंड होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन एटम के साथ बाउंड होते हैं मेटल में, आपको पता है एटम्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन भाग गए होते हैं। तो वो जो भागे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं दीज आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, जबकि ऑप्शन डी में वो बोल रहा है सारे इलेक्ट्रॉन। नहीं सर, सारे इलेक्ट्रॉन एन से रिप्रेजेंट नहीं होते, ये होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन जो पर यूनिट वॉल्यूम में से पास हो रहे हो। सो द राइट आंसर इज सी। ठीक है, ऊपर वाले ऑप्शन तो सारे बेवकूफाना से। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 19, और ये टॉपिक खत्म नहीं, अभी भी नहीं खत्म हो रहा भाई। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में ये आपको यूनिट्स में चकरा देगा। किस तरह चकराएगा? तो जरा पहले फॉर्मूला लिखने दें। सर हमारे पास फॉर्मूला होता है आई एन ने वी। अच्छा जी, इसमें बता क्या रहा है तो जरा सुनिए। कह रहे सर करंट है 56 माइक्रो एम्पियर। तो बेटा मैंने लिखा 56 और माइक्रो है, तो बेटा माइक्रो की वजह से लिख दिया एक्सपोनेंट माइनस
6, ठीक है ना। एक्सपोनेंट -6 हो गया। उसके बाद है n, n का मतलब नंबर डेंसिटी। सर नंबर डेंसिटी है 2 एक्सपोनेंट 13, ठीक है जनाब। इसकी यूनिट है cm³ और सारे आंसर मीटर में, सारे आंसर मीटर में। तो इसका मतलब ये हुआ सेंटीमीटर को मीटर बनाना होगा। लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा, ये सेंटीमीटर क्यूब है ना, पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो सेंटीमीटर क्यूब को अभी नीचे लिख दो, ठीक है ना। -3 है ना बेटा, सेंटीमीटर के ऊपर -3 है, तो मैंने उसको नीचे लिख दिया, यूनिट को नीचे लिख दिया ताकि +3 हो जाए। ये बात हो गई एन की, एन की बात हो गई। आगे चले, मुझे चाहिए एरिया। सर एरिया लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मैंने लिख दिया एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, ई, सर ई एलिमेंट्री चार्ज होता है 1.6 एक्सपोनेंट -19। सिर्फ सिखाने की ये कोशिश कर रहा हूं कि सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया। अब ये बाकी बचा सिंपल सेंटीमीटर और सेंटीमीटर का मतलब डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है जी। अब आप कैलकुलेटर अगर चलाओगे तो आराम से आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल सकते हो। मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए v को सब्जेक्ट बना के आपको दिखाना चाह रहा हूँ। लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है 56 एक्सपोनेंट -6, ठीक है जनाब। ये सर सेंटीमीटर का सेंटी, सेंटीमीटर का सेंटी डिवाइड है, सर वहां के मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेंटी एक्सपोनेंट -2 डिवाइड है, सेंटी का मतलब होता है बेटा एक्सपोनेंट -2, तो -2 एक्सपोनेंट -2 डिवाइड है, उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सेंटी खत्म हो जाएगा, मीटर यूनिट बचेगी, मीटर मुझे लिखने की जरूरत नहीं। अच्छा जी, उसके बाद 2 एक्सपोनेंट 13 मल्टीप्लाई है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। सर 1.6 एक्सपोनेंट -19 मल्टीप्लाई है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। और जब आप इन सारे नंबर्स को करोगे सॉल्व, तो आपको इसमें से कोई आंसर मिल जाएगा। आंसर है 19 का डी। तो आपसे बेटा मैं कहूंगा क्लास के बाद अगर आप होमवर्क करते हैं तो आप इन सारे नंबरों को कैलकुलेटर में रख के सॉल्व कीजिएगा। आपका रिजल्ट 1800 आना चाहिए, आपका रिजल्ट 1800 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं कि आपको व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर वायर टू डिटरमिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है। सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करना हो तो क्या क्या आपको दे रहे हैं, तो आपको कह रहे हैं चार्ज कैरियर का चार्ज क्यू है, चार्ज बता रहे हैं, ठीक है ना। नंबर डेंसिटी भी आपको बता रहे हैं, तो आपने फॉर्मूले में लिखा आई एम ने वी, ठीक है जनाब। क्यू बता रहे हैं, यस, क्यू चार्ज बता रहे हैं, एन बता रहे हैं, यस। अब क्या चीज रह गई, क्या चीज रह गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए, तो सर आई अपॉन ए इज इक्वल टू वी। वी निकालने के लिए आपको चाहिए करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, और बिल्कुल यही वर्डिंग यहाँ लिखी हुई है जी, करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो द राइट आंसर इज ए, सो द राइट आंसर इज ए, करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो द राइट आंसर इज ए। उसके बाद आ रही है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहे हैं द नंबर डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज दिस, ये नंबर हो गया स्मॉल एन। अब्दुल्ला आप क्लास में है, और अब्दुल्ला अगर आप लिख नहीं रहे होंगे ना, क्लास के बाद मैं आके चेक कर लूंगा कि कॉपी में लिख रहे हो या नहीं लिख रहे, ठीक है ना। मुझे अंदाजा है कि आप नहीं लिख रहे होंगे, मुझे यकीन है आपके ऊपर, ठीक है ना। हाँ, मैं भी आके देखता हूँ। अच्छा जी, नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर बेटा 8 एक्सपोनेंट 28 है। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, डायमीटर मिलीमीटर में दिया हुआ है, करंट भी दिया हुआ है। तो ये तो बेटा एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, वैल्यूज पुट करें और आंसर निकालें। तो ये तो खैर मैं आपको नहीं कराऊंगा, मैं तो सिर्फ मुश्किल सवाल कराना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए Q इक्वल टू एन वाला फॉर्मूला लगेगा। तो जनाब ये शीट को मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, नीचे मैंने मार्किंग स्कीम लगाई हुई है, ठीक है ना।
और ये शीट अभी मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। तो पहला टॉपिक हम, क्योंकि लास्ट क्लास के अंदर भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ चुके थे, तो अभी की क्लास के अंदर भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने काफी सारा कर लिया है। ठीक है ना। तो मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बेटा यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। जब क्लास कंप्लीट करूंगा तो ये शीट शेयर करूंगा आपके साथ। अलबत्ता अभी हम और आगे जाना चाहते हैं, सर आगे कैसे चलेंगे, तो जरा सुने। ये बताइए, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पहला टॉपिक हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। थोड़ा आगे चले तो सर, जब हम आगे चलेंगे, चैप्टर चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आई एम नेवी वाला फार्मूला कंप्लीट करने के बाद सर दूसरा फार्मूला आ जाता है करंट का। सर करंट होता है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, चार्ज होता है एन ई डिवाइडेड बाय टाइम। तीसरा टॉपिक इसके अंदर स्टार्ट हो जाता है, तीसरा फार्मूला इसमें आ जाता है बेटा वोल्टेज। तीसरा टॉपिक आ जाता है बेटा वोल्टेज। कहते हैं वोल्टेज डेली लाइफ में बोलने की टर्म है। फिजिक्स में वोल्टेज कोई चीज नहीं होती भाई। फिजिक्स में आइदर ईएमएफ होती है और पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं कि जब आपका लेवल कुछ बन जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो हम ईएमएफ और पीडी को बहुत प्रॉपरली आपको पढ़ाएंगे। अलबत्ता अभी प्रॉपरली पढ़ाने का आज कोई प्रोग्राम नहीं है। ईएमएफ पीडी भी आपका लेवल ही नहीं बना कि ये टॉपिक मैं आपको लंबी करके सुना सकूं। अलबत्ता अभी मैं खाली आईजीसीएसई लेवल वाला ईएमएफ पीडी पढ़ा के आगे बढ़ा रहा हूँ बात। आएगा ये टॉपिक आगे चल के। सर ये टॉपिक क्या है, तो जरा सुने। सर टॉपिक ये है कि जब हम किसी बैटरी से किसी कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं तो चार्ज का फ्लो होने लगता है। ठीक है जनाब। और चार्ज का जो फ्लो होता है, तो आपको पता है चार्ज का फ्लो हम लोग पॉजिटिव पार्टिकल का फ्लो लेते हैं, तो हम कह सकते हैं जनाब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फ्लो करने लगते हैं। जब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहे होते हैं नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, तो हर चार्ज पार्टिकल पर बैटरी से फोर्स लगती है। फोर्स लगने से हर चार्ज पार्टिकल बैटरी की तरफ भागता है, मतलब डिस्प्लेस होता है। कहते हैं किसी बॉडी पर फोर्स लगे और वो बॉडी डिस्प्लेस हो जाए, तो इट इज कॉल्ड वर्क डन। तो जनाब बैटरी इजी वर्डिंग में चार्ज को खींच रही है, चार्ज को ड्राइव कर रही है। तो चार्ज को ड्राइव करना, चार्ज को डिस्प्लेस करना, चार्ज को सर्किट में दौड़ाना, इसी का नाम वोल्टेज है डेली लाइफ में। इसी का नाम ईएमएफ है, इसी का नाम पीडी है। पर इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, तो वो टॉपिक आगे चल के पढ़ेंगे, अभी मैं नहीं पढ़ा रहा, अगली एक दो क्लासों में ही आ जाएगा। अलबत्ता अभी सिर्फ डेफिनेशन लिख ले बेटा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज is called PD, is called EMF। पर इसका बार बार कह रहा हूं मेन टॉपिक आगे चल के आएगा। अभी हम इसको V से डिनोट कर लेते हैं और फार्मूला भी लिख चुका हूं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और कभी भी वोल्टेज को डिफाइन करना हो या वोल्टेज की यूनिट को डिफाइन करना हो, तो वर्क की यूनिट होती है जूल, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, एंड जूल पर कूलम इक्वल टू वोल्ट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए डिफाइन वोल्ट, आता है सवाल डिफाइन वोल्ट, तो आप वोल्ट की जगह लिखोगे जूल पर कूलम। डिफाइन वोल्ट, आप वोल्ट की जगह लिखोगे वोल्ट इज डिफाइन एज जूल पर कूलम, वोल्ट इज डिफाइन एज जूल पर कूलम। तो ये जनाब वोल्टेज की यूनिट हो गई। अच्छा जी, अभी हमने आपको ये बात सिखाने की कोशिश की कि वोल्टेज ड्राइव कर रहा है चार्ज को, चार्ज भाग रहे, चार्ज का भागना करंट है, और चार्ज को कौन भगा रहा है, सर वोल्टेज भगा रहा है। तो याद रखिए वोल्टेज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा चार्ज भागेगा, उतना ज्यादा करंट होगा। हमारे घरों में कितना वोल्टेज आ रहा होता है, सर हमारे घर में वोल्टेज आ रहा होता है 220, 230।
ये वोल्टेज इतना हाई होता है कि इसकी वजह से करंट भी बहुत हाई होता है। खुदा ना खास्ता 220 वोल्ट वाला तार हमारी बॉडी को टच कर जाए तो इतना हाई करंट फ्लो कराएगा कि हमें बहुत जोर का इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। लेकिन बताइए, मोबाइल का जो चार्जर होता है, बैटरी होती है, सर ये 12 वोल्ट की होती है, 6 वोल्ट की होती है। वोल्टेज कम होता है तो करंट भी इतना कम होता है कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक फील नहीं होता। तो 6 वोल्ट 12 वोल्ट ये हमें नहीं पता चलता। तो कम वोल्टेज करंट होता है लेकिन कम, ज्यादा वोल्टेज यानी करंट ज्यादा। पता ये चला कि करंट वोल्टेज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इस रिलेशन को हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इट इज कॉल्ड ओम्स लॉ। क्या है ओम्स लॉ? सर ओम्स लॉ ये कहता है कि किसी वायर से गुजरने वाला करंट वोल्टेज के साथ, पीडी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बेटा ये लॉ बहुत ज्यादा यूज होगा, इसलिए इसको वन लाइन स्टेटमेंट तो लिख लें कि इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाइड पीडी। पीडी का मतलब वोल्टेज। तो जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा करंट होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन याद रखिएगा, ये कंडीशन है कि ओम्स लॉ उस वक्त वैलिड होता है इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट। इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो करंट और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर करंट और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आज की क्लास की जो मेरा मेन टॉपिक है ना, जिसकी तरफ मैं आपको ले जाना चाह रहा हूँ, ओम्स लॉ नहीं पढ़ाना मेरा काम है। आज की क्लास के अंदर मैं पढ़ाना चाहता हूँ करंट वोल्टेज ग्राफ। करंट वोल्टेज ग्राफ। और करंट वोल्टेज ग्राफ को ये लोग कहते हैं आईवी ग्राफ, और मुश्किल लैंग्वेज बोल दें तो आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ। तो खैर मैं कैरेक्टरिस्टिक तो नहीं लिख रहा, लेकिन आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ आईवी ग्राफ। सर आईवी ग्राफ में क्या होने वाला है, तो जरा सुनिए। सर आईवी ग्राफ में होता यह है कि अगर आप करंट और वोल्टेज का ग्राफ बनाएं तो, क्योंकि अभी मैंने कहा ओम्स लॉ, सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो करंट और वोल्टेज का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। पर याद रखिएगा, स्ट्रेट लाइन जब होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तब तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। लेकिन सर अगर टेम्परेचर चेंज हो जाए, जी हाँ, अभी ग्राफ जो कराऊंगा उसमें टेम्परेचर चेंज होगा। जब टेम्परेचर चेंज होगा तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा। और आपके कोर्स में बार बार कहेंगे कि हमारे पास एक फिलामेंट लैंप है, हमारे पास एक फिलामेंट लैंप है। फिलामेंट लैंप अब यूजुअली हमारी डेली लाइफ से गायब हो गए। हम लोग डेली लाइफ में एलईडी लैंप यूज करने लगे। एलईडी लैंप के अंदर थर्मल एनर्जी ना होने के बराबर होती है। लेकिन जो पुराने जमाने के फिलामेंट लैंप होते थे, उस फिलामेंट लैंप के अंदर एक वायर लगा हुआ होता था। उस वायर से जब करंट पास कराते थे तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जाया होती थी। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जाया होती थी थर्मल एनर्जी में, और वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता था। और अब गर्म हो जाता था तो जाहिर सी बात है, जितना हाई टेम्परेचर होगा तो वो रेजिस्टेंस बढ़ा देगा, करंट खराब कर देगा। तो करंट खराब करने का मतलब जो ग्राफ बनेगा ना बेटा, वो ग्राफ हमेशा जिधर करंट वाली एक्सिस होगी उससे दूर भागेगा। लैंप वाला ग्राफ, सर लैंप वाला ग्राफ करंट वाली एक्सिस से दूर भागता है। लैंप वाला ग्राफ करंट वाली एक्सिस से दूर भागता है, क्योंकि अभी जब आप पास पेपर के क्वेश्चन देखोगे तो जरूरी नहीं है कि वो करंट को एक्स वाई एक्सिस पे ही रखे। कभी कभी करंट ऐसा कर देगा। अगर करंट एक्स एक्सिस पर आ गया तो आपको सिखाना क्या चाह रहा हूं, आप ये सीखिए कि सर जो करंट होगा, करंट से ना ग्राफ दूर भागेगा। किसके लिए? लैंप के लिए। लैंप के लिए ग्राफ करंट से दूर भागेगा क्योंकि लैंप गर्म हो जाता है।
अच्छा, इसी के साथ एक उल्टा ग्राफ दे देंगे ताकि आपको कंफ्यूज करें। उल्टा ग्राफ किस चीज का है तो जरा सुने। एक डिवाइस इलेक्ट्रिसिटी में ऐसी है जिसका नाम है थर्मिस्टर। आप आईजीसीएसई में पढ़ चुके होते हैं थर्मिस्टर। सर थर्मिस्टर का बिहेवियर उल्टा है। थर्मिस्टर गर्म होता है ना तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, और जब रेजिस्टेंस कम हो जाती है तो जो ग्राफ होता है ना वो हमेशा करंट की तरफ घूमता है। जिस तरफ करंट होगा, जिस तरफ करंट होगा उसकी तरफ भागेगा। तो कहीं लिख लो, वरना अभी मैं सवाल कराऊंगा ना तो आप लोग मेरे लिए काफी मुश्किल हो जाओगे। लैंप में जो ग्राफ होता है, जो कर्व होता है, वो बेंड करता है अवे फ्रॉम करंट एक्सिस। जिधर करंट होगा उससे दूर भागेगा, फिलामेंट लैंप में। और थर्मिस्टर वाले ग्राफ में बात तो इतनी सी है, लेकिन जब सवाल कराते हैं तो फिर आप लोग इसमें गलतियां कर रहे होते हैं। सर इसमें कर्व बेंड करेगा अवे फ्रॉम करंट एक्सिस। जहां करंट होगा, मैंने उल्टा लिख दिया है जी। हाँ सर, उल्टा लिख दिया आपने, उल्टा लिख दिया, उल्टा। सर लैंप में अवे भागता है, थर्मिस्टर में करंट की तरफ भागता है। टू वर्ड्स होगा, वही मैंने लिख दिया ऊपर वाला, करंट की तरफ भागता है। थर्मिस्टर में कर्व बेंड करता है टूवर्ड्स करंट एक्सिस, टूवर्ड्स करंट एक्सिस। कर्व बेंड करता है टूवर्ड्स करंट एक्सिस। तो टेम्परेचर कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। टेम्परेचर बढ़ रहा है, करंट से दूर भागेगा। टेम्परेचर कम हो रहा है, ये सॉरी थर्मिस्टर में टेम्परेचर तो इसमें भी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है, उल्टा बिहेवियर है। तो थर्मिस्टर में ग्राफ करंट की तरफ घूमता है। सर बस खत्म करें? अरे नहीं भाई, एक और ग्राफ आता है, एक और ग्राफ आता है, और वो ग्राफ होता है डायोड का ग्राफ। एक और ग्राफ आता है, वो होता है डायोड का ग्राफ। डायोड आपने आईजीसीएसई में देखा बताया, कोई इस तरह की चीज होती है। डायोड वाले ग्राफ में क्या होता है सर? डायोड वाले ग्राफ में करंट और वोल्टेज का जो ग्राफ है, तो जरा सुनना। डायोड में जब बहुत लो वोल्टेज अप्लाई करते हैं ना, करंट होता ही नहीं है। लो वोल्टेज पे करंट शुरू ही नहीं होता। एक सर्टेन वोल्टेज पे करंट आना शुरू हो जाता है, और उस सर्टेन वोल्टेज के बाद, उस सर्टेन वोल्टेज को पोटेंशियल बैरियर कहते हैं, पर वो आपके कोर्स में नहीं है। उस बैरियर को क्रॉस करने के बाद फिर ग्राफ नॉर्मल उसी तरह चलता है जैसे कि ओम्स लॉ वाला ग्राफ होता है। ठीक है जनाब, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि ओम्स लॉ को ओबे करता है, ये नहीं बोलूंगा कि ओम्स लॉ को ओबे करता है। ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता। ओम्स लॉ को ओबे करता तो ओरिजिन से ही स्टार्ट हो जाता। तो डायोड वाला जो ग्राफ है उसकी शेप काफी वोल्टेज तक एक्स एक्सिस पे रहेगी, फिर एक्स एक्सिस के बाद घूमना शुरू कर देगा। ठीक है जनाब, तो ये डायोड का ग्राफ हो गया। तो ग्राफ हो गए चार, चार ग्राफ हो गए। इन चार ग्राफ में सर ए लेवल्स में और क्या कर लेगा, बस ठीक है चार याद होगा। और भाई ये चार ग्राफ तो हम लोग आईजीसीएसई में भी पढ़ा देते। ए लेवल्स में क्या करेगा तो एक और बात सुनना, एक और बात सुनना। सवाल जनाब ये है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ स्ट्रेट लाइन। ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, क्या ये ग्राफ इस तरह हो सकता है? इसका आंसर है यस सर, इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। सवाल, सर वोल्टेज पॉजिटिव करंट पॉजिटिव, सर वोल्टेज नेगेटिव करंट नेगेटिव, ये कैसे पॉसिबल है? तो जरा आंसर सुनना इसका। आंसर ये है कि ये लोग क्या करेंगे, बैटरी लगा के ना पहले करंट और वोल्टेज की रीडिंग ले लेंगे। करंट और वोल्टेज की रीडिंग लेने के बाद स्टूडेंट से कहेंगे आप ऐसा करो कि जो पावर सप्लाई है, उस पावर सप्लाई में जो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है ना, उन टर्मिनल्स को रिवर्स कर दो। टर्मिनल्स को रिवर्स कर दो, प्लस की जगह माइनस लगा दो, माइनस की जगह प्लस लगा दो। तार को उल्टा कर दो। जैसे घर में नहीं होता, कभी प्लग सीधा लगाते हैं, नहीं काम कर रहा होता, फिर निकाल के उल्टा लगा देते हैं। तो इसमें भी कहते हैं जनाब तार को उल्टा लगा दो। जब तार उल्टा लगा दोगे ना
तो भाई ग्राफ ये वाला बन जाएगा। तो जो चारों ग्राफ मैंने ऊपर बनाए हुए वो चारों ग्राफ के अंदर पता है क्या करेगा, पॉजिटिव साइड पे भी ग्राफ लेके जाएगा, नेगेटिव साइड पे भी ग्राफ लेके जाएगा। ग्राफ पॉजिटिव साइड पे भी होगा, ग्राफ नेगेटिव साइड पर भी होगा, तो ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होगा, ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में भी होगा। तो मैं बना क्यों नहीं रहा भाई, पास पेपर के क्वेश्चन हमारे पास मौजूद हैं, पास पेपर के क्वेश्चन में जाके दिखाते हैं आपको कि जब दोनों क्वाड्रेंट के अंदर ग्राफ आ जाता है तो इस तरह के ग्राफ को हम लोग किस तरह से हैंडल करते हैं। चले जनाब आ जाते हैं, ये एक शीट है जिसके अंदर मैंने ग्राफ सारे के सारे निकाले हुए। चलिए जी स्टार्ट करते हैं, और आपसे पूछ के कराऊंगा भाई, मैं नहीं कर रहा बैठ के, आपसे करेंगे सवाल आप लोग करेंगे। जी साद भाई आपसे हमारा सवाल है, साद हमारा बेटा आपसे सवाल है। अभी मैंने जो तीन ग्राफ बनाए उन तीनों ग्राफ को उठा के ये एक ही क्वेश्चन नंबर 30 में लेकर आ गए। सुनो, ये वाला जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन वाई, बताना ये वाई ग्राफ किसके लिए होगा बेटा, लैम्प के लिए साथ, डायोड के लिए, या कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो इसका मतलब ये हुआ इन दोनों में से कोई आंसर है। अच्छा उसके बाद आ जाइए ग्राफ जेड के ऊपर। ये जो ग्राफ जेड है साथ यार, ग्राफ जेड, ये रहा जेड ग्राफ, ये करंट से दूर भाग रहा है। अगर ये करंट से दूर भाग रहा है ग्राफ जेड, तो ये किस चीज का ग्राफ होगा आपके ख्याल में, करंट से दूर भाग रहा है, लैम्प का ग्राफ होगा सर, जेड वाला जो ग्राफ है वो लैम्प का होगा। बस यहीं से कहानी खत्म हो गई, लेकिन क्योंकि हम सवाल कर रहे हैं तो वैसे ही भी देख लें इसको। सर ये डायोड का ग्राफ है जो पहले होता ही नहीं है और फिर बाद में आ जाता है, शुरू में होता ही नहीं है बाद में आ जाता है। तो ये जनाब डायोड का ग्राफ है और डायोड का ग्राफ हो गया एक्स, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया बीटा। ठीक है जनाब, तो ये क्वेश्चन हमें करा के दिया है साध ने। अगला क्वेश्चन किसी और बच्चे से करना चाहेंगे। अब्दुल्ला आपसे हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, कह रहे हैं कौन सा ग्राफ है जो डायोड को शो कर रहा है। ए लेवल से याद रखना, ए लेवल से जी। आप कहते हैं डी, डी, ठीक है, डी उन्होंने कहा है सही। अच्छा जी अब इसके अंदर हो क्या रहा है, सर हो ये रहा है कि सर्टेन वोल्टेज तक तो करंट होता ही नहीं, सर्टेन वोल्टेज तक करंट होता ही नहीं। ठीक है जी, जब वोल्टेज पॉजिटिव है तो करंट भी पॉजिटिव होगा। अब्दुल्ला ने कहा करंट वोल्टेज पॉजिटिव करंट नेगेटिव, ऐसे थोड़ी होता है, पॉजिटिव वोल्टेज पे करंट भी पॉजिटिव होगा। तो ग्राफ तो आइदर फर्स्ट में होता है या थर्ड में होता है, सेकंड और फोर्थ में तो कभी ग्राफ होगा ही नहीं। ग्राफ हमेशा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, दोनों पॉजिटिव वी और आई, या थर्ड थर्ड में होगा दोनों नेगेटिव। तो खैर जनाब बी, सॉरी इसका जो आंसर है वो आंसर है जनाब बीटा। और इस बीटा आंसर में एक सर्टेन वोल्टेज तक नो करंट है और उसके बाद फिर करंट स्टार्ट हो गया है, तो इसलिए इसका आंसर होगा बीटा। तो अब्दुल्ला आपका आंसर गलत हो गया है, कभी भी सेकंड या फोर्थ में ग्राफ नहीं होता। फाइव बटा आपके लिए सवाल है अगला, देखें क्या निकलता है। बहुत ही सीधा सीधा सा सवाल है। क्वेश्चन है विच ग्राफ रिप्रेजेंट मेटालिक कंडक्टर वेयर द रेजिस्टेंस इज ग्रेडियंट। जी फाइव आपसे हमारा सवाल। पहली बात मेटालिक कंडक्टर है, हाँ हाँ बोले बोले। मुझे नहीं पता, मैं अभी गाइड नहीं करूंगा, पहले आपसे सवाल है मेरा जी, पहले आप आंसर कर ले फिर मैं बताऊंगा। आप कह रहे हैं सी, भाई लिखा हुआ है मेटालिक कंडक्टर। भाई मेटालिक कंडक्टर है तो फिर तुम्हारे दिमाग में थर्मिस्टर का क्यों लफ्ज आया, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। मेटालिक कंडक्टर का मतलब होता है कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करने जा रहे हैं, और कांस्टेंट टेम्परेचर में ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है बेटा फाइव, आपने इतना आसान सवाल गलत किया इसलिए मैं भी आपके आंसर को मान नहीं रहा। अभी भी बता दें ए और डी में से कौन सा आंसर है। डी ले लें, ठीक है ना। तो आज फाइव भाई पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई, बिल्कुल आसान सा सवाल। V इज इक्वल्स टू आई आर, इसमें से I को मैं इधर लेकर आ गया, तो ग्रेडियंट होता है y एक्सिस वाली क्वांटिटी डिवाइडेड बाय x एक्सिस वाली क्वांटिटी, y एक्सिस वाली क्वांटिटी डिवाइडेड बाय x एक्सिस वाली क्वांटिटी, दैट इज v अपॉन आई, दैट इज v अपॉन आई। ठीक, तो याद रखिएगा कि ग्रेडियंट जो होता है
वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ में लेते हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ में लेते हैं, लेकिन अगर कभी भी कर्व होगा ना, तो कर्व के लिए रेजिस्टेंस बाय ग्रेडियंट नहीं निकालते, रेजिस्टेंस बाय ग्रेडियंट नहीं निकालते। दोबारा सुन लीजिएगा क्या कहना चाह रहा हूं। सर अगर सर अगर जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन हो, तो स्ट्रेट लाइन का जो ग्रेडियंट होता है वो हम ठीक है, ग्रेडियंट रेजिस्टेंस को शो करता है। लेकिन अगर कोई ग्राफ कर्व हो, ठीक है जी, फॉर एग्जांपल ये कर्व है, ऑप्शन बी की बात कर रहा हूँ, ऑप्शन बी कर्व है, इसके अंदर मुझे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो क्या करूंगा, तो मैं आपसे पूछूंगा कितने वोल्टेज पे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। आपने कहा इस नंबर पे, फॉर एग्जांपल आपने कहा इस नंबर पे मैं जाऊंगा, इस नंबर पे मैं जाऊंगा, और इस नंबर पे जाकर मैं करंट की वैल्यू उठाऊंगा, मैं वोल्टेज और करंट की वैल्यू उठाऊंगा, दोनों को डिवाइड करूंगा, इट विल बी रेजिस्टेंस, ठीक है जनाब। वरना यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, सर जो कोई कर्व होता है ना, तो उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और टेंजेंट का फिर हम लोग ग्रेडियंट निकालते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तब तो उसका ग्रेडियंट रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर ग्राफ कर्व है तो जितने वोल्टेज के ऊपर करंट बोलेगा, बस वोल्टेज को करंट से डिवाइड करेंगे, रेजिस्टेंस आ जाएगी। और कुछ टीचर यूं भी कहते हैं कि ओरिजिन से एक लाइन बनाएंगे, और भाई जब आप ओरिजिन से लाइन बनाते हैं तो ऑब्वियसली वो जो लाइन होती है वो ओरिजिन से आ रही है, तो उसका ग्रेडियंट निकालने के लिए 2 पॉइंट मेथड थोड़ी यूज करेंगे, उसका एक वी उठाएंगे, एक आई उठाएंगे, डिवाइड करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। तो खैर मैं शायद थोड़ा इधर उधर हो गया। जो काम की बात है, और ये बातें जो मैंने इधर उधर की भी बोली है, ये भी आपके पेपर की ही बातें हैं। काम की बात क्या है, सर अगर मेटेलिक कंडक्टर लिखा हो, इट मींस टेम्परेचर कांस्टेंट। सर जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन। अगर आपको ग्रेडियंट निकालना है तो वाई एक्सिस पे वोल्टेज होना चाहिए, एक्स एक्सिस पे करंट होना चाहिए। तो फाइक भाई बात समझ में आ गई आपको? ठीक है जी, अच्छा और आगे चलें। अब ये सवाल सात भाई आपके लिए आ रहा है। सात सवाल ये है यार, ये कि ग्राफ तो करंट और वोल्टेज का फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में अगर लेके जा रहे हैं ग्राफ, तो इसका मतलब क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे ग्राफ जा सकता है? सात, ग्राफ हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड में जाने का क्या मतलब होता है? सात क्लास में जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि ग्राफ जो होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में जो ग्राफ बना रहे हैं इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सही बात है, अब इसका मतलब है आप मेरे साथ क्लास में। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि फिलामेंट लैम्प का ग्राफ बताइए कौन सा वाला? बी, जिसमें ग्राफ जो होगा वो करंट से दूर भागेगा, यस करंट से दूर भाग रहा है, और इधर भी करंट से दूर भाग रहा है, यहाँ करंट से दूर भाग रहा है। बिल्कुल सही आपका आंसर है, करंट से दूर भागेगा। सवाल अब्दुल्ला आपके लिए है अगला, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहे हैं जनाब करंट और वोल्टेज का ग्राफ है, इस दफा इंस्ट्रूमेंट है फिलामेंट लैम्प, तो बताइए विच ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट करंट वोल्टेज ग्राफ, कौन सा ग्राफ फिलामेंट लैम्प का है? बहुत ही आसान सवाल आ गया आपके लिए जी। बीटा, करंट से दूर भागेगा, सही है, करंट से दूर भागेगा। फाइक आपके लिए सवाल आ गया जी, फाइक भाई। लेकिन ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आप कर नहीं सकते क्योंकि अभी हमने ये वाला फॉर्मूला आपको पढ़ाया नहीं है। क्वेश्चन में आ गया ग्राफ रेजिस्टेंस और लेंथ, रेजिस्टेंस और लेंथ, अब रेजिस्टेंस और लेंथ वाला फार्मूला पढ़ाया नहीं है, इसलिए इस पर भी ना जाए तो अच्छा है, करंट और वोल्टेज पर ही रहे। ये क्वेश्चन भी अभी हम लोगों ने कर लिया है, वही है फिलामेंट लैम्प। फिलामेंट लैम्प में करंट से ग्राफ दूर भागता है, करंट से दूर भागता है, तो इसलिए इसका आंसर ए होगा। अच्छा जी, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, जी ये भी बिल्कुल आसान है सर, कि वोल्टेज के बाद करंट यूं भाग रहा है, तो ये सर ग्राफ होगा डायोड का, ये ग्राफ डायोड का है। अच्छा जी, इसमें भी कोई खास बात नहीं है, इसमें भी कोई खास बात नहीं है, खास बात आएगी तो सवाल कराऊंगा, हाँ ये सबसे खास सवाल ये वाला। और देखिए ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, 2006 का, वरना मैं इतना पुराना सवाल कभी भी कोई बच्चा भी पूछ ले तो उसको मना कर देता, कहना भाई नहीं कर यार, 2017 के बाद वाला सवाल कर ले, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है सर, क्वेश्चन ये है कि करंट और वोल्टेज का ग्राफ दिया हुआ है, करंट और वोल्टेज का ग्राफ दिया हुआ है। अलबत्ता आपको सवाल आसान करने के लिए मैं कह रहा हूँ कि
थोड़ी देर के लिए ऐसा कर लो, थोड़ी देर के लिए ऐसा कर लो कि समझ लो यहाँ पे वोल्टेज है, यहाँ पे करंट, यहाँ पे वोल्टेज है, यहाँ पे करंट। क्योंकि वोल्टेज वाई एक्सिस पर होगा, एक्स एक्सिस पे करंट होगा, तो मेरे लिए ग्रेडियंट वाली बात समझाना आसान होगा। ठीक है ना, अब ग्रेडियंट वाली बात समझाना आसान होगा। अच्छा जी, क्वेश्चन है बेटा फाइक आपसे, ये जो डब्ल्यू एक्स है, डब्ल्यू एक्स, ये जो डब्ल्यू एक्स वाला ग्राफ है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। और अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन देख के आप रेजिस्टेंस के बारे में क्या कमेंट्री करेंगे? कांस्टेंट, इंक्रीज और डिक्रीज, क्या कहते हैं डब्ल्यू एक्स के बारे में फाइक? कांस्टेंट, इसलिए सी और डी तो आउट हो गया। सर सी और डी तो आउट हो गया क्योंकि आंसर या तो ए होगा या बी होगा। ठीक है जी। उसके बाद ये लोग चले गए हैं एक्स वाई वाले पोर्शन में, वाई एक्स वाले पोर्शन में। सर ये जो वाई एक्स वाला पोर्शन है, ये जो वाई एक्स वाला पोर्शन है, सर ये वाई एक्स वाले पोर्शन में जो ग्राफ है, जो ग्राफ है, सर अगर हम देखें तो यूं हो रहा है। सर इसको यूं ना देखें सर, ये अगर आप ग्रेडियंट के चक्कर में पड़ेंगे तो बात गलत हो जाएगी। आप ओरिजिन से लाइन एक्स तक बनाए, ओरिजिन से लाइन वाई तक बनाए। ठीक है जनाब, ये बताइएगा फाइव बटा, ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन, इन दोनों लाइन के अंदर अगर हम देखें ग्रेडियंट की बात करना चाह रहे हैं, किसका ग्रेडियंट? एक्स से वाई की बात कर रहा हूँ, एक्स टू वाई, तो ग्रेडियंट इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया? रेड वाली लाइनों का, रेड वाली लाइनों का, हाँ बोले बोले, ग्रेडियंट इंक्रीज हो गया। एक्स से वाई जा रहा हूँ तो ग्रेडियंट इंक्रीज हो गया, ग्रेडियंट इंक्रीज हो गया। ठीक है ना, और ग्रेडियंट रेजिस्टेंस को शो करता है, ग्रेडियंट रेजिस्टेंस को शो करता है, तो इंक्रीज हुआ है। ठीक है ना, रेजिस्टेंस जो है वो पक्की बात है सर इंक्रीज हुई है। एक्स तक का ग्रेडियंट कम है और ओरिजिन से वाई तक का ग्रेडियंट ज्यादा हो गया है। सर अब ग्रेडियंट ज्यादा हो गया है तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो गई है। पर सर ये रेजिस्टेंस उस वक्त ग्रेडियंट होती जब काश वाई एक्सिस पे वोल्टेज होता है, एक्स एक्सिस पे करंट होता है। असल में क्या है सर, वाई एक्सिस पे करंट है, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज है, तो ये उल्टा कर दो। जिस चीज को मैंने रेजिस्टेंस इंक्रीज बोला था ना, तो उसको बोलते हैं ना रेजिस्टेंस डिक्रीज। उल्टा कर दीजिए, क्योंकि असल में जब वाई एक्सिस पे करंट होती है, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज होता है ना, तो इसके ग्रेडियंट के लिए हम एक टर्म बोलते हैं जो आपके कोर्स में नहीं है, कंडक्टेंस। तो असल में कंडक्टेंस इंक्रीज हो गई है, और जब कंडक्टेंस इंक्रीज होती है तो कंडक्टेंस का उलट होता है रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गई होगी, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गई होगी। तो बस जनाब दो बातें फाइनल हो गई, इसलिए इसका आंसर ए है। क्वेश्चन बहुत पुराना है इसलिए हम इस क्वेश्चन पे फर्दर टाइम लगाने में इंटरेस्टेड नहीं है। आए है ये एक और सवाल है और इसमें भी ग्रेडियंट वाली ही बात मैंने की है। और मैं फाइक, बल्कि फाइक नहीं, साद भाई आपकी बारी है, साद आपकी बारी है। साद यार ये बताइए, करंट और वोल्टेज का ग्राफ है, आए है फिर इसने वही जुल्म किया और मैं इस जुल्म को मिटाकर वी और आई को मैंने यहाँ, वी और आई को मैंने यहाँ, ठीक है जनाब। जब वी और आई को बेटा मैंने यहाँ पे रख दिया तो कह रहे हैं एट विच पॉइंट ऑन द ग्राफ डज द लिक्विड हैव स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। तो जरा सुनिएगा, एक ग्राफ रेड कलर का है, एक ब्लू कलर का है, एक ब्लैक कलर का हो गया, थोड़ा गलत जगह से शुरू करा हूँ, और एक जो है उसको मैं कर दिया है जनाब मैंने शेड, तो ये हो गया पर्पल। साथ बेटा बताइए किसका ग्रेडियंट, आए है क्या हो गया, और गए जी हाँ, ये बताइए किसका ग्रेडियंट हमें चाहिए? स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, स्मॉलेस्ट को 2 मिनट के लिए रोक लो, मैं बोल रहा हूँ बताइए लार्जेस्ट रेजिस्टेंस किसकी है? इस बात को ध्यान में रखते हुए कि करंट और वोल्टेज को मैंने उल्टा करा है, किसकी लार्जेस्ट रेजिस्टेंस है? ए की, बी की, सी की, डी की? सबसे बड़ा ग्रेडियंट किसका है? सी का ग्रेडियंट सबसे बड़ा, सी का ग्रेडियंट सबसे बड़ा। सर सी का ग्रेडियंट सबसे बड़ा है ना, तो सी की रेजिस्टेंस सबसे बड़ी होगी, और सी की रेजिस्टेंस सबसे बड़ी जब होगी तब वाई एक्सिस पे वोल्टेज होता, एक्स एक्सिस पे करंट होता। एग्जामिनर ने सर वाई एक्सिस पे रखा हुआ है करंट और वाई एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है वोल्टेज, उल्टा कर दिया। जब उल्टा कर दिया ना, तो जो रेजिस्टेंस जिसको मैं लार्जेस्ट बोला था ना सर, यही बन गई स्मॉलेस्ट।
यही बन गई स्मॉलेस्ट, इसलिए इसका आंसर है सी। इसलिए इसका आंसर है सी। ठीक है जनाब। तो इतना मुश्किल कर देते हैं, आप ये समझ लें कि जो 40 एमसीक्यूज होती है ना एग्जाम में, तो 40 में से आप देखिएगा 20 एमसीक्यूज नॉर्मल होती हैं, एवरेज स्टूडेंट सॉल्व कर सकता है और बी ग्रेड आ जाता है। बी ग्रेड आ जाता है। लेकिन अगर आपको ए ग्रेड लाना है तो फिर आपके कम से कम 25 से ऊपर सवाल होना चाहिए, 25 से ज़्यादा सही सवाल होना चाहिए। ठीक है जनाब। और ए स्टार 30 पे आ जाता है। लेकिन 30 से 40 तक, ओ भाई वो डिस्टिंक्शन वाले बच्चे होते हैं जो 32-33 सवाल सही करते हैं। और ये रीड एंड राइट वाले भाई साहब वही सवाल जो गंदे गंदे सवाल होते हैं ना, वही उठा के यहाँ पे लेकर आते हैं। तो ये मैंने एक जनरल बात की है, वैसे तो हर पेपर का थ्रेशोल्ड जाहिर सी बात है डिफरेंट होता है। जो मैंने कहा 20 सवाल आसान होते हैं, तो कभी ऐसा भी हो सकता है 25 सवाल आसान हो और 30 के ऊपर वो आपको ऊपर लेके जा रहा हूँ। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि 20-25 सवाल नॉर्मल होते हैं, ऐसा भी नहीं आप कॉन्फिडेंस अपना लूज कर दें कि भाई फिजिक्स तो पता नहीं क्या चीज़ है, मैं तो सवाल कर ही नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है, लेकिन इस सवाल को भी देख के आप जरा डिफिकल्टी लेवल की इंतहा कीजिए कि भाई आपको सवाल देना था, यहाँ वोल्टेज कर देते, यहाँ करंट कर देते, बच्चा रेजिस्टेंस देख के बता देता है, ये भी उल्टा किया हुआ है। और जो कॉन्सेप्ट है वो तो मैंने आपको समझा ही दिया। खैर, काफी मुश्किल कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, मेरे ख्याल में ये आखिरी सवाल पे हम लोग पहुंच गए, यहाँ से आखिरी पे पहुंच गए। ये डायोड वाला ग्राफ है, ये डायोड का ग्राफ है और ये क्वेश्चन भी देखिए 2002 का है। इतना पुराना है फिर भी मैं कराने के लिए तैयार हूँ। इसमें हो क्या रहा है सर, इसमें ये हो रहा है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बताएं, रेजिस्टेंस बताएं +1 वोल्ट से -1 वोल्ट तक। सॉरी, माइनस +1 वोल्ट, +1 वोल्ट और -1 वोल्ट। तो फाइव जरा बताना, द वोल्टेज -1 है, -1 है, तो करंट 0 है। करंट अगर 0 हो तो रेजिस्टेंस कितनी लोगे? 5। करंट 0 तो रेजिस्टेंस कितनी होगी? क्या नहीं? V इज इक्वल टू आई आर। आर निकालना है, वोल्टेज है 1, करंट है 0। करंट है 0, कैलकुलेटर में डालना 1/0। मैथ एरर। ओ भाई, मैथ एरर का मतलब पता है क्या? 1/0 का मतलब होता है रेजिस्टेंस होगी इन्फिनिटी। और बात भी समझ में आती है, रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा होगी, इन्फिनिटी इतनी ज्यादा होगी कि करंट पास ही नहीं कर पा रहा। करंट पास नहीं हो पा रहा। तो फाइक भाई जहन में रखिएगा कि जब करंट 0 होता है, करंट नहीं गुजर पा रहा होता, तो रेजिस्टेंस एक्सट्रीमली हाई होती है। एंड एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस मींस रेजिस्टेंस विल बी इनफिनिटी, इनफाइनाइट। तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगी, इसीलिए बड़ा ये सवाल ढूंढ के लेकर आया हूँ। तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगी। और देखिए इसमें ऑप्शन भी 0 का दिया हुआ है, और भाई 0 नहीं होता, 1/0 इज नॉट 0। 1/0 इज नॉट 0। अलबत्ता मुझे नहीं पता आप लोगों को मैथमेटिक्स में क्या पढ़ाया जाता है, 0/1 क्या होता है फाइव आपके ख्याल में? 1/0 इन्फिनिटी है और 0/1 0 होता है। जी हाँ, 0/1 0 है, पर 1/0 इन्फिनिटी। तो 1/0 तो इन्फिनिटी हो गया। अच्छा, अब सर आ जाए +1 वोल्ट पे। तो +1 वोल्ट के ऊपर कोई ऐसी सर खास बात नहीं है। +1 वोल्ट के ऊपर हम लोग आएंगे इधर से, पहले जाएंगे +1 वोल्ट पर ग्राफ के ऊपर, और फिर यहाँ से करंट की वैल्यू उठाएंगे। जो करंट की वैल्यू आएगी उसको वोल्टेज से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो इसमें से कोई सा आंसर आ जाएगा, जो मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या आंसर होता है इसमें से। लेकिन आप रीडिंग ले लें, जरा रीडिंग ले लें यार, कोई इतना मुश्किल बात थोड़ी है। वोल्टेज है 1 और करंट की रीडिंग क्या आ रही है इसके ऊपर, अगर हम 1 वोल्टेज ले लेते हैं तो सर ये 50 से एक डिवीजन नीचे आ रहा है। तो आप 50 ही ले लें ना, 50 ले लें, 50 से ऑल्दो के नीचे एक डिवीजन। ठीक है। तो 50 से एक नीचे है तो ये 45, 45 भी नहीं सर, अगर दिख रहा है तो 50 ले लें। उसकी वजह ये है कि जब हम 1 से ऊपर जा रहे हैं ना, तो ये ऊपर जाकर ये यहाँ से मिल रहा है। मेरा पेन बहुत थिक हो रहा है इसलिए वो बहुत पहले टच करा रहा है। 50 मिली एम्पियर। जरा 1/50 मिली एम्पियर करना, और 1/50 मिली एम्पियर मुझे पता है आंसर दे देगा 20। ऐसा ही चेक करें, 1/50 मिली एम्पियर जी आंसर दे देगा 20। तो रेजिस्टेंस विल बी 20 ओम। ठीक है जी। तो बड़ा रिकॉर्डिंग में बंद कर रहा हूँ, लेकिन फिर मैं आपसे बोलूंगा
कि अगर हम पेपर 1 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें तेज तेज ही भागना होता है ताकि ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कवर कर सकें। ठीक है जी। और आप सारे स्टूडेंट माशाल्लाह रेगुलर स्टूडेंट